हमारा प्रधानमंत्री भी 2004 में जब अटल जी ना सोनिया मोनी कुछ नहीं बनने की, मनमोहन सिंह होगा, और वो हुआ। क्योंकि दिख जाते हैं बहुत से लोगों जो समझते हैं चीज़ों को, दुनिया को। हम सोचते हैं प्रधानमंत्री हम चुन रहे, है ना, पर प्रधानमंत्री कहीं और से चुन के आता है, हमें पता ही नहीं होता। तो ये चीज़ें अगर हम समझेंगे तो समझा पाएंगे। अब जैसे मेरा मुख्य विषय जो है, मैं आज की व्यवस्थाओं को समझ रहा हूँ, और मेरे अपना समझ ये बनी है कि आज की जो भी व्यवस्था है, चाहे वो अर्थव्यवस्था है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था है, चाहे वो न्याय व्यवस्था है, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था है, चाहे वो चुनाव व्यवस्था है, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आदमी का मनोबल तोड़ रही है, आदमी को अपराधी बना रही है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है मेरा। हो सकता है आपका मेरा मतभेद हो। अब अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी का खेल है, जो विकास का मॉडल है पूरा, है ना, अब कह रहे 5वें स्तर पर आ गई हमारी, चौथे पे आएगी, तीसरे पे आएगी, है ना, पर एक तरफ दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग, है ना, हम राशन दे रहे फ्री। एक तरफ कह रहे हैं कि 5वें स्तर पर इतनी अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी, है ना। क्या लेना भाई? भगत सिंह ने एक बात कही थी, इस देश में चाहे अरबपति एक ना हो, पर हर व्यक्ति को जीवन की मूल आवश्यकता सम्मान के साथ मिले, जब होगी असली आज़ादी। आज अरबपति तो बढ़ गया कुछ, पर देश की आम जनता का क्या हाल है? तो आज की अर्थव्यवस्था को समझना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था है या अनर्थव्यवस्था है। विनोबा जी ने भी इसे अनर्थव्यवस्था कहा था, और कई चिंतनशील लोगों ने इसको अनर्थव्यवस्था कहा था, और अब तो उसका घिनौना रूप सामने आ गया, खेल खेला जा रहा है, और हमें पता ही नहीं। कहां तो संयम, सादगी, सेवा, सहयोग, ये संस्कृति थी भारतीय, और कहां भोग, अति भोग, जो जितना भोग सके वो उतना विकसित आदमी, वो उतना बड़ा आदमी, वो उतना सम्मानित आदमी। तो आपको इस पूरी अर्थव्यवस्था के सामने खड़ा होना है। और दुर्भाग्य की बात यह है, आज का सफल आदमी जो इस अर्थव्यवस्था के साथ चल रहा है वो सफल है, और जो अर्थव्यवस्था के साथ नहीं चल रहा वह सफल है। सफल हर एक को ही होना चाहता है। मेरा मतलब है, मेरी समझ जो ये बनी है कि आज का सफल आदमी जाने अनजाने में ये तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दलाल है, या उसका गुलाम है, या उसकी नौकरी कर रहा है, कॉर्पोरेट की नौकरी कर रहा है, या उसका माल बेच रहा है, वो सफल। अब ऐसी परिस्थिति से आपको एक नई व्यवस्था खड़ी करनी है, जो व्यवस्था स्वावलंबन के आधार पर, सहयोग के आधार पर, है ना, प्रकृति, समाज, परिवार, सबको पूरक बन के, सबका संवर्धन करके, सबका संरक्षण करके, सबका सदुपयोग करके खड़ी हो, वो अर्थव्यवस्था आपको खड़ी करनी है। तो काम बहुत आसान नहीं है। इसके लिए 7 दिन नहीं, मैं कह रहा हूँ 15-15 दिन भी बैठ के एक विषय को समझेंगे, है ना, पहले तो समझना और फिर उसको जमीन पर उतारना। गांधी जी को लोग गाली तो बहुत देते हैं, पर गांधी जी ने उस समय भी करोड़ों लोगों को एक स्वावलंबन की आधार पर खड़ा किया था, करोड़ों परिवारों को, जो शायद कोई नहीं कर पाया इस देश में। करोड़ों लोगों को सड़क पर उतार दिया था, जो शायद कोई नहीं कर पाया। तो उस अर्थव्यवस्था को हमें खड़ा करना है, जहां पर जिस चीज का अर्थ है, कोई मतलब है। आज तो कहा जा रहा है, अगर आप बीमार नहीं पड़ रहे तो आप देशद्रोही हो, आप कार में नहीं आ रहे, पेट्रोल नहीं खर्च कर रहे तो आप देशद्रोही हो। ये तो मालूम होगा ना सबको, आपको है। आप घर में खाना खा रहे अपनी माँ, बहन का, पत्नी का बना हुआ, तो आप देशद्रोही हो। खुलेआम कहा जा रहा है। क्या हो गया भाई? और हम सब उस अर्थव्यवस्था को मानने के लिए मजबूर है। होटल का बढ़ना, हॉस्पिटल का बढ़ना, है ना, ये विकास का प्रतीक है। थानों का बढ़ना, कोर्ट कचहरी का बढ़ना, ये विकास का प्रतीक है। और पानी का बिकना, मैं तो अचंभे में हूं, इस देश में पानी बिक रहा है। मेरा भारत महान, कैसा महान है भाई? मैं तो बता रहा हूं, मैंने आज तक, मेरे से ज्यादा कोई नहीं घूमता होगा, मैंने आज तक खरीद का पानी नहीं पिया, और मैं पाप मानता हूं खरीद का पानी पीना। मैं नहीं कह रहा आप छोड़ दो, खरीद के मत पीना, मैं अपने लिए कह रहा हूं। भाई पानी आदमी तो पी लेगा, पशु पक्षी कहां से पिएगा खरीद के? उसको हक नहीं क्या? उसके बिना हम जी लेंगे क्या?
पर बिक रहा है पानी, 20 रुपये की बोतल बिक रही है, 100 रुपये की बिक रही है, 200 रुपये की 1 लीटर की बोतल बिक रही है पानी की, और खरीद रहे लोग और कह रहे कि हम महान हैं, हम बड़े आदमी हैं। ऐसी एक व्यवस्था को देखोगे आप, इस पर चिंतन होना चाहिए आप सबका, सोच चलनी चाहिए। अर्थव्यवस्था कहाँ ले जा रही है हमको, शिक्षा व्यवस्था कहाँ ले जा रही है हमको, न्याय व्यवस्था कहाँ ले जा रही है हमको। मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस देश में टोटली न्यायाधीश बिके हुए हैं। पहली बात तो न्याय जानते ही नहीं वे, न्याय होता क्या है ना। और जो भी ढांचा बना हुआ है उसके हिसाब से भी कोई नहीं चलता। सीनियर वकील का मतलब क्या है, जो जज के साथ जितनी अच्छी सेटिंग कर ले, पैसे ले दे के, वो उतना सीनियर वकील, और कुछ नहीं है। तो इस सारे समाज में जो ये कुरीतियां चल रही है, जो ये सिस्टम से आदमी परेशान हो रहा है, इसको जाके लोगों को समझाना पड़ेगा हमें। और फिर शिक्षा व्यवस्था में क्या है, मैं पूछता हूं कई बार शिक्षा का मतलब क्या है। मेरा वैसा मुख्य काम तो एक ही है, स्कूल कॉलेज में जाके युवाओं से बात करना, टीचरों से बात करना। पूछता हूं जाके, भाई आप पढ़ा क्यों रहे हो बच्चों को, है ना। यकीन करो आप एक भी टीचर को नहीं पता हम क्यों पढ़ा रहे हैं। कम से कम 1 लाख टीचरों की बात कह रहा हूं मैं, कम से कम मैंने IIM अहमदाबाद से लेके अनेक स्कूल कॉलेजों में मैंने बातचीत कर ली। फिर मैं बताता हूं, मगर मेरी बात सुन लो और पूरी ताकत से विरोध करने की कोशिश करना जो मैं कह रहा हूं। मैं कहता हूं पढ़ने के पीछे एक ही मकसद है, हर आदमी को 4 स्तर पे जीना है। हर आदमी को 4 स्तर पे जीना है। अपने साथ जीना है, अपने परिवार के साथ जीना है, मानव समाज के साथ जीना है, और प्रकृति के साथ जीना है। इसमें से किसी को छोड़ सकते हो क्या? किसी को भी छोड़ सकते हो क्या, है ना। पढ़ने का एक ही मकसद है कि इन चारों के साथ हम जीना सीख जाए, अपने साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ हम जीना सीख जाए। और क्या मतलब है पढ़ने का। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक भी पढ़ा लिखा आदमी मेरे सामने ले आओ जो इन चारों में से एक के साथ भी जीना जानता हो। ना अपने साथ जीना जान रहा, शरीर से बीमार है, मानसिक रूप से उलझन में है, परिवार में पूरी अशांति है। अब तो तलाक 50% पढ़े लगे, पढ़े लिखों में तो खासतौर से शादी करते हो बच्चे डरते हैं आज। समाज में अविश्वास ही अविश्वास है, भय है। और प्रकृति के साथ देख रहे आप, हवा, पानी, धरती सब जहरीली बना दी, है ना। तो फिर क्या मतलब है पढ़ाई का भाई। तो इन चीजों के ऊपर जरा सोचो और फिर जनता को जागरूक करो। पहली बात तो इनको समझना। जैसे मैं कभी कभी एक भाषा में कहता हूं, महाभारत की भाषा में, दुर्योधन में दिख रहा है, उसको मारना भी चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, हराना चाहते हैं। पर ध्यान तो सुनना मेरी अगली बात, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कर्ण के प्रति हम नतमस्तक है, उनके हम पैर छूते हैं। जो भीष्म, द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य के पैर छुएगा, उनके प्रति नतमस्तक होगा, वो दुर्योधन का कुछ बिगाड़ सकता है क्या? विचार करो एक बार। तो आज के भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य कौन है? आज की अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्री, आज के शिक्षा व्यवस्था माने प्रोफेसर, है ना, आज के न्याय व्यवस्था, आज की चिकित्सा व्यवस्था, आज की चुनाव व्यवस्था, ये आज के भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कर्ण। अगर इनको नहीं समझा आपने, और इनके ऊपर कैसे विजय पाएंगे हम, या कैसे इनको बदलेंगे? मान लो कल को आपके हाथ में अरविंद केजरीवाल की तरह सत्ता आ भी गई, तो फिर वही करोगे जो ये कर रहे हैं, फिर जनता को निराश करोगे। और मैं चाहता हूं आप में से कोई भी ये नहीं चाहता कि जिस तरह अभी तक पॉलिटिशियनों ने निराश किया, जनता सरकार मोर्चा भी वही रिपीट करे। आप चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बने जिसमें कि मैं भी खुश रहूं, मेरा परिवार भी खुश रहे, मानव समाज भी खुश रहे, और पूरी प्रकृति खुशहाली की तरफ जाए। मैं सही कह रहा हूं ना? है? मैं कभी कभी कहता हूँ, यहाँ जीवन विद्या की बात हुई कि जीवन विद्या का शिविर चलते हैं। मैं कल चांद भाई है यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, हालांकि पता नहीं चांद भाई को कैसा लगेगा मैं यहाँ खोल रहा हूँ बात। वो मैंने कहा कि देखिए, जीवन विद्या में जो लोग आते हैं ना, वो सिर्फ आते हैं मैं और मेरा परिवार बच जाए। ज़्यादातर ऐसे लोग आते हैं, पढ़े लिखे आते हैं, खाते पीते आते हैं, बस उनको अपने उनके परिवार में जो डिस्टर्बेंस है ना, वो डिस्टर्बेंस थोड़ा दूर हो जाए, है ना, इतना ही सोचते हैं। पर मैं कहा ये जो लोग आए ना, ये परिवार से भी ऊपर उठ के आए, ये सोचते हैं समाज और प्रकृति कैसे बच जाए।
ये समाज और प्रकृति की चिंता करते हैं, ये परिवार से ऊपर उठ के आए। तो मैं कहा मेरे लिए ज़्यादा महान है। वो एक विचार जरूर है ना, पर उसमें ज़्यादातर लोग उस तरह के नहीं आते भी समाज के सोचने वाले। तो मैं कहा मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है। मैं कल शाम को बैठ के चांद भाई से ऐसे यहाँ मेरे कमरे में ही है तो बात कर रहा था। तो इसलिए आप लोग जिस भावना से आए, जिस जिम्मेवारी से आए, उसको पूरा करने के लिए पहले इन व्यवस्थाओं को समझो जो आज की चल रही व्यवस्था है, फिर इनका विकल्प क्या है, सही व्यवस्था क्या है ना। और फिर जैसे जैसे इसके पास जो सामर्थ्य है, अपनी परिस्थिति को समझकर भावना में बहने की जरूरत नहीं है ना। आज उस व्यवस्था सब हट छोड़ दो और भूखे मरते फिरो, कुछ नहीं फर्क पड़ना उसमें। वो तो चाहती है कि भूखा मरो, क्योंकि सामर्थ्यवान आदमी ही कुछ कर सकता है, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो करेगा क्या, है ना। तो अपनी परिस्थिति को समझकर फिर मिल के कैसे व्यवस्था खड़ी करें हम, जिसमें एक मजबूत अर्थव्यवस्था, जिसमें एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था, जिसमें एक मजबूत हमारी पंचायती न्याय व्यवस्था, है ना। फिर चुनाव व्यवस्था, है ना, लोगों का। अभी क्या प्रतिनिधि चुनते हैं हम, हमारा प्रतिनिधि है पार्टी का प्रतिनिधि है। जीतने के बाद हमारे लिए काम करेगा, पार्टी के लिए काम करेगा, सीधी सी बात है। और पार्टी किसके, कॉर्पोरेट के गुलाम है। तो काम सारा कॉर्पोरेट के लिए। ये चुनाव सिर्फ नाटक है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये बात जनता को बताने की जरूरत है कि तुम्हारा प्रतिनिधि ने तुम्हारे लिए काम क्यों करेगा भाई, तुमने खड़ा किया गया, वो क्या पार्टी ने, तो जीतने के बाद पार्टी के लिए काम करेगा। इतनी मतलब ये तो सहज सरल बात है, ये जनता तक पहुंचा दो आप। हमारा प्रतिनिधि जब होगा जब जनता सरकार मोर्चे के बीच में से निकलेगा, उसमें से चुनेंगे हम कि ये आदमी है ना, इस आदमी को भेज रहे हैं हम राजनीति में, उसको जिताएंगे फिर हम, जब बनेगी ना बात। आज तो हमारा प्रतिनिधि नहीं है, जनता का प्रतिनिधि नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर पार्टी तंत्र और पार्टी तंत्र के नाम पर धन तंत्र पूरी तरह से हावी है। ऐसे शिक्षा तंत्र में, ऐसे चिकित्सा तंत्र में, ऐसे न्याय तंत्र में। इस पूरे चक्रव्यूह को, द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ना है, और तोड़ने के लिए इसको समझना पड़ेगा, और नहीं तो अभिमन्यु की तरह फंस के मरोगे। मेरे जैसे व्यक्ति में जितना ही है कि मरा नहीं अभी, इतने जिंदा है ना, किसी तरह बचा के रखा अपने आप को। अन्य कितने केस बन जाते हैं, अभी तक बने भी केस, जेल भी काटी, है ना, पर जल्दी समझ में आ गई थी कुछ, इसलिए आगे केस नहीं बनने दिए। सिस्टम इतना जालिम होता है ना। बहुत से लोगों को बचाया मैंने, नहीं तो पड़े होते जेल में, सड़ते जेल में। मैंने कहा कोई नहीं पूछने का बाद में, ये जो पार्टी करे ना, तो इसके तुम शोर मचा रहे हो, कोई नहीं आगे आने का। अपने आप को सेफ रह के चलो और चीज़ों को समझो पहले। तो आपके पास तो सौभाग्य से देवेंद्र बलाला जैसे, है ना, संजीव जैसे, नरेंद्र भाई जैसे कुछ नेतृत्व है जो एक संकल्प के साथ है, जिनको नेता नहीं बनना, जो नेता है पहले से। आप नेता बनना नहीं है, आप हो नेता, है ना। तो देश में मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, इस देश को जरूरत है, और वो नाम भी बहुत बड़ा नाम है। उनके घर पे मीटिंग हो रही थी, ये 86 की बात है। जनेंद्र कुमार जैन, पता नहीं आपने कितने लोग जानते हैं, बड़े साहित्यकार हुए, आलोचक साहित्यकार, उनकी बहुत ज़बरदस्त किताबें थी, बहुत बड़े आदमी हुए। तो उनके घर पे मीटिंग चल रही थी, तो मेरे जब 86 में समझो 26 साल का था मैं, है ना, तो बड़े जोश में बोल रहा था। उस टाइम तो जोश भी अलग था, एक युवा था, घर से निकला था। तो कह लगे सत्य प्रकाश जी एक बात ध्यान से सुनो, इस देश को जरूरत है राष्ट्र पुरुष की, राज पुरुष की नहीं। इस देश में कुछ नैतिकवान ऐसे लोग चाहिए जो राज पुरुष के ऊपर कंट्रोल कर सके। समझ रहे आप, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सके वे राजपुरुष। राजनीति में हमने भेज रहे हैं उनको ना, तो राष्ट्र पुरुष चाहिए, बनो, या जिसके अंदर भी वो ताकत देखो, उसको सहयोग दो, उसको समर्थन दो। वही मुझे आज देवेंद्र बलाला में लग रहे हैं कि मुझमें वो क्षमता है। वही बात मुझे निरंजन भाई में दिखती है। मैं इनको बाबा रामदेव जी के आंदोलन से जानता हूँ, जब भी साथ थे, है ना, उनमें भी कुछ छटपटाहट है। वही बात मुझे संजीव में दिख रही है, और भी कई मित्रों में दिख रही है जिनको मैं जानता हूँ। वही बात मुझे राजीव दीक्षित में दी, इसलिए मैं उनको लेकर घूमा पूरा देश। मेरे अंदर कुछ क्षमता है, मुझे अपनी कमी भी पता है, मुझे अपनी अच्छाई भी पता है। जो मेरी भूमिका है मैं उसको निभाता हूँ, जो मेरी भूमिका नहीं निभा सकता मैं एकदम मना कर देता हूँ मित्रों को, भाई ये भूमिका मेरी नहीं है। मेरे मित्र कुछ नाराज भी होते हैं,
सत्यप्रकाश जी आप एकदम मना कर दो। मैं कहा जब नहीं, मेरी भूमिका नहीं है वो, जबरदस्ती मेरे से क्यों कराना चाहते कुछ काम, मेरा काम ही नहीं है वो। तो आपको हर एक को अपनी क्षमता को पहचानना पड़ेगा, अपनी योग्यता को हर एक को पहचानना पड़ेगा, और उस जो आपको कुदरत ने क्षमता योग्यता दी है उसको पूरी निष्ठा के साथ लगाओ। एक मुझे टाइम से कुलिया के मालिक बिंदु जी है, वो भी मेरी एक गुरु, 173 गुरु है। तो जब मैं उनके साथ बैठता था घंटों घंटों बातचीत करता था। 6 सरदार पटेल रोड है ना, उनके घर पे ही रुकता था मैं। योग संयोग जो कर बड़े अजीब से संयोग बने। तो उन्होंने मुझे कहा था कि सबसे पहले अपने आप को पहचानो कि आपका जन्म इस धरती पर किस काम के लिए हुआ है। ये बड़ी बात है। मुझे बनाया तो आर्टिस्ट है ना, और मैं कर लोगों को भाषण, मुझे दिया भाषण बनाने वाला, देने वाला, मतलब बात को समझाने वाला, और मैं कर लोगों कुछ और काम, वो नहीं चलने का। कुदरत ने हर एक को कुछ ना कुछ क्षमता के साथ पैदा किया, हर व्यक्ति को। आप उसको पहचान लो और संगठन में अपनी वही भूमिका निश्चित करो। और कोई भूमिका छोटी बड़ी नहीं होती है, मैं बता दूं बाद में आपको। जो जितनी निष्ठा के साथ जिस भूमिका को निभाता है, समझ लो वही बहुत बड़ा काम करता है। हम कई बार सोचते हैं कि देवेंद्र बलारा आ गया, यहाँ भाषण दे रहा है, बात कर रहा है ना, ये भी एक फतूर है। उनकी अपनी भूमिका है, वो किस ईमानदारी से कर रहे हैं। आपकी जो भूमिका कुदरत ने दी उसको पहचान के आपकी अपनी भूमिका है, और उसमें तो देवेंद्र बलारा मास्टर है। आदमी को क्या पहचानना हो तो उनका मतलब एक तरह से प्रोफेशन ही है। इनसे मदद मिले, इनसे नहीं तो अपना आप चलो। तो इसलिए मेरी आप लोगों से एक विनती है कि एक दूसरे के विकास में अपना विकास समझो। मेरा साथी आगे बढ़ रहा है ना, मेरे साथी को कुछ एक मौका मिल रहा है ना, उसका आगे विकास हो रहा है। जिस दिन आप सब ये सोचने लगे, तीन सूत्र है। एक कहता है कर लो दुनिया मुट्ठी में, मेरे सुख में सबका सुख। कर लो दुनिया मुट्ठी में, मेरे सुख में सबका सुख। एक है जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरे को जीने दो। ठीक है, अभी तक मानव जाति जो अच्छे लोगों की है वो यही है कि जियो और जीने दो, पर ये सब पीछे रह गया बहुत। आने वाले युग में अगर मानवता को बचना है, अब है जीने दो और जियो, सबके भले में मेरा भला। तो जनता सरकार मोर्चा का हर सिपाही कहना चाहिए कि सबके भले में मेरा भला। अगर ये सूत्र आपने पकड़ लिया तो आपकी विजय को कोई रोक नहीं सकता दुनिया में। और एक बात मैं और कह दूं, इस समय एकदम खालीपन है, जनता ढूंढ रही है कुछ, जितना मैं देश को समझता हूं, ढूंढ रही है कुछ। एक बार अगर सचमुच सच्चे लोगों के कहीं से चिंगारी खड़ी होगी ना, किसी के बाप की ताकत नहीं फिर उस चिंगारी को रोक ले। और खाली भारत तक की बात नहीं है कि वो चिंगारी भारत तक रुकेगी। भारत से दुनिया भी उम्मीद कर रही है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कुछ तत्व है जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत कभी नहीं मर सकता, अगर भारत मरता है तो दुनिया से मानवता मर जाएगी। भारतीय संस्कृति में वो तत्व है जो कि सबके भले में अपना भला ढूंढती है, ना केवल मनुष्य का भला बल्कि चींटी का, है ना, पशु का, पक्षी का, पेड़ का, पौधों का, है ना, सबकी पूजा होती है। तो वो तत्व है भारत में। तो भारत को समझ के, पूरक बन के, सहयोगी बन के, उसकी संस्कृति को पहचान के हमको खड़ा होना है, और एक व्यक्ति को खड़ा होना है। मैं कहता हूं मतलब मुझे किसी भी जेल में भेज लो, किसी भी जेल में भारत की, मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे जेल में नहीं रख सकते हुए। है ना, कुछ ना क्वालिटी तो होगी ना कुछ, है ना। हमें गुस्सा क्या आना है? जेल में बेचारे सारे दुखी लोग होते हैं, परेशान लोग होते हैं, और आप तो हंसते खेलते वहां पर अगर रहेंगे, जिएंगे, उनसे प्रेम करेंगे, वो तो बेचारे को प्रेम चाहिए है, वो सारे आपके। मुझे कहते थे, कह दिए सत्यप्रकाश जी ये बताओ किसको निमटा कहाना है, आप चिंता ना करो। मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं 10 दिन तिहाड़ जेल में रहा,
इतना प्यार हो गया था मेरे प्रति कि इन्हों बताओ किसको निपटा खाना है आप। पर उस टाइम मेरे में समझ भी नहीं सकता, उस टाइम तो नया नया था, है ना। अब मैं जेल जाऊंगा तब तो बहुत बड़ा कुर्रात करूंगा कुछ, क्योंकि वो लोग बड़े दिलदार होते हैं, पीड़ित होते हैं कहीं ना कहीं से। तो इसलिए एक ट्रेनिंग और भी होगी आपकी, बता रहा हूं मैं आपको, आप सबको जेल का अनुभव होना चाहिए कि मैं अकेला जेल में जाऊं तो जेल में कैदियों से कैसे मिलूं, और जेल में कैसा व्यवहार करना कैदियों के साथ, है ना, गुस्सा नहीं, है ना। अगर ये जेल का भय अगर आपने अपने अंदर से और समाज के अंदर से खत्म कर दिया तो फिर तुम्हारी जीत को कोई रोक नहीं सकता। ये मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ, और उससे गुजरना पड़ेगा। हमारी एक माता जी दिल्ली में बड़ा आंदोलन करती थी, बड़ा कुछ करती, निर्मला शर्मा नाम था, बहुत अच्छी जुझारू लेडी थी, है ना। तो मैंने उनसे कहा, माता जी एक बार जेल तो बहुत क्या हो जरा, क्या लगा वहाँ क्या होगा, मैं तो अनुभव मिलेगा जब पता लगेगा। तो पहली बार वो जोश जोश में मेरे कैसे अपना चली गई, और फिर 10 दिन काट के आई, और फिर जो उनका रूप निखर के आया, क्या लगे सत्यप्रकाश क्या तो ठीक रहा था बिल्कुल, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं किसी प्रकार का, क्योंकि जेल का भय। और जेल में देखिए उसी लोग के लिए मुसीबत है जो झूठे फ्रेबी, है ना, मक्कार होते हैं। तो अच्छे लोग जेल में जाते हैं ना, वो कैदी भी उनको बहुत प्यार करते हैं, पर उसका व्यवहार थोड़ी सी कुछ समझ होनी चाहिए। वहाँ जाके गुस्सा दिखा लोगे आप, वहाँ जाकर उनसे अकड़े लगो, कोई नहीं सुनता किसी की वहाँ। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ जिस सपने को लेकर मैं घर से निकला था, है ना। मुझे लगता है जनता सरकार मोर्चे के सिपाही उस सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और खाली बढ़ नहीं रहे हैं, आने वाले कुछ समय में ही, है ना, इस देश में वो आशा की किरण पैदा करेंगे जिसकी पूरे देश के हर सच्चे आदमी को इंतजार है। जय हिंद, जय जगत।